हेलो दोस्तों, आज हम एस टेट का PYQ लेकर के आए हैं और यह PYQ का एक सीरीज चलेगा। जितने भी क्वेश्चन अब तक के एस टेट एग्जामों में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को हम एक सीरीज के माध्यम से बारी बारी से हम लाएंगे। अगर आप ध्यान दे दें एस टेट के एग्जाम के लिए, तो एस टेट एग्जाम निकलना कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है। सभी का रिजल्ट आ सकता है। एस टेट एक योग्यता है और इस योग्यता वाले एग्जाम निकालना कोई बड़ा चीज नहीं है। आप में अगर कंटिन्यूटी हो, आप में अगर रेगुलिटी हो, पंक्चुइटी हो और कैपेसिटी तो है ही आपके अंदर, तो एग्जाम आप निश्चित रूप से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा आपको रेगुलर होना पड़ेगा और सिलेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम जो भी चीज़ें बता रहे हैं केवल आप उतना कर लें तो आप एस टेट एग्जाम में निश्चित रूप से क्वालिफाइड हो जाएंगे। आइए हम आज के सीरीज में जो एस टेट का PYQ है इन क्वेश्चनों को बारी बारी से देखेंगे कि यह क्वेश्चन कितना आसान पूछा गया है। कोई बड़ा कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी नहीं है, बस 1 मार्क्स 1 लाइनर क्वेश्चन है और उस 1 लाइनर क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ ले तो आपका एस टेट निकलना बिल्कुल लाजमी है। आइए हम इस सीरीज में देखेंगे पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है, एस्ट्रोलैब से किसको मापा जाता है। आपने साइंस में पढ़ा होगा ओडोमीटर, तो आपने देखा होगा कि जो वाहन से दूरियां तय की जाती है उसको ओडोमीटर से ही नापा जाता है। थर्मामीटर, ये ताप को मापा जाता है। इसी तरह का एक क्वांटिटी है एस्ट्रोलैब। इस एस्ट्रोलैब का मतलब है कि आप जो ज्योग्राफी में अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं पढ़ते हैं उन्हीं अक्षांश रेखाओं को नापने के लिए हम एस्ट्रोलैब का उपयोग करते हैं। जैसे पहले नाविक लोग समुद्र में यात्राएं जो करते थे इसी एस्ट्रोलैब से पता करते थे कि आखिर हम जा किस दिशा में रहे हैं, हमें जाना कहाँ है। बस उतनी अक्षांश वह पता कर लेते थे और एग्जैक्ट जगह पे वह पहुंच जाते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि एस्ट्रोलैब से हम अक्षांश बताने वाला उपकरण कह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। जब हमें खेतों में मिट्टी की उर्वरता बढ़ानी होती है तो आखिर हम किस चीज का उपयोग करते हैं। आखिर व्यावसायिक रूप से मतलब कॉमर्शियल रूप से, जिसे हम पैसों से खरीद करके ला करके खेतों में डालते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है। कीटनाशी है, उसके बाद जो है उर्वरक और खाद है। आखिर हम व्यावसायिक रूप से मार्केटों में उर्वरक और खाद ही मिलता है। आप देखते होइएगा आप खेतों में देखे होइएगा कि हम किसान लोग उर्वरक और खाद छींटते हैं ताकि मिट्टी की उर्वरा बनी रहे, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाए और हमें उत्पादन अधिक मात्रा में हो सके। तो व्यावसायिक रूप से तो हम इसी को खरीद करके लाते हैं और खेतों में छींटते हैं। तीसरा अगर हम देखें, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, ब्रॉयलर मुर्गियों का दैनिक भोजन प्रोटीन व वसा से युक्त होता है। पोल्ट्री खाद्य में निम्न में से किसका स्तर उच्च रखा जाता है।
इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। आपने एक पोल्ट्री फार्म देखा होगा, वहां मुर्गियों का पालन किया जाता है। उन मुर्गियों के पालन पोषण के लिए कम समय में कैसे वह मुर्गी बड़ा हो जाए, मुर्गा बड़ा हो जाए और हमें बच्चा जल्दी से जल्दी वो मुर्गी देने लगे, इसके लिए हम कुछ विटामिन का यूज करते हैं उनके भोजन के लिए। जैसे विटामिन ए, जब हम विटामिन ए का यूज करते हैं तो इस विटामिन ए के यूज से उनकी हड्डियों का, विटामिन ए से उनके हड्डी का विकास होता है। विटामिन ए से उनके हड्डी का विकास होता है और के से उसके वजन का विकास होता है, जिसके कारण वह कम समय में हमें अधिक वजन हो करके हमें कमर्शियल रूप से फायदा पहुंचाता है। इसलिए हमें पोल्ट्री फार्म में विटामिन ए और विटामिन के युक्त भोजन मुर्गियों को देना चाहिए। हम बात करें अगले क्वेश्चन की। देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, स्टेट एग्जाम में पूछे गए हैं हर क्वेश्चन, इसलिए एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन। अब तो आपका यह सीरीज चलेगा और इस सीरीज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। हमारा टारगेट है कि आपको 50,000 ऐसे क्वेश्चन आपको हम करा दे, ताकि आपको कहीं से भी अगर पूछा जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सके। हमें लगता है अगर इतना बड़ा अगर सीरीज अगर हम आपको दे रहे हैं तो निश्चित रूप से 90% क्वेश्चन इन्हीं सीरीज से आपको पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई चीज का अगर स्पेसिफाइड किसी चीजों की जरूरत है, किसी चैप्टर की जरूरत है, तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसलिए आप इन्हें सब्सक्राइब कर ले चैनल को, अग्रवाल एकेडमी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था। अगर हम फ्रांस की क्रांति की हम बात करें तो जो फ्रांस में क्रांति हुई थी वह एक मध्यम वर्गों का बहुत बड़ा क्रांति हुआ था, क्योंकि वहां के लोग वहां के सरकारों से, वहां के राजा से खुश नहीं थे। इसलिए मध्यम वर्गों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए वहां मध्यम वर्गों ने एक बुर्जुआ क्रांति का नेतृत्व किया और उसमें जो शामिल थे वह बुर्जुआ मतलब मध्यम वर्ग के लोग। बुर्जुआ का मतलब होता है मध्यम वर्ग के लोग, उसमें शामिल थे। बुर्जुआ क्रांति, ये फ्रांस की क्रांति इसी पे निर्भर हुआ करती थी। जब आप विश्व का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आप फ्रांस की क्रांति बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम इसको भी डील करेंगे। अभी तो हम देखेंगे क्वेश्चन, वह बुर्जुआ क्रांति था। नेक्स्ट हम बात करेंगे नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। नाजी पार्टी का, ये नाजी जो पार्टी थी यह जर्मनी के जो हिटलर थे, जर्मनी के जो हिटलर थे नाजी पार्टी के अध्यक्ष वही थे। और आप लोग सुना होगा कि उनका काफी दिनों तक उनका राज रहा जर्मनी में हिटलर का। और उनके जो पार्टी का चुनाव चिन्ह था वह स्वास्तिक का चुनाव चिन्ह था। आपने देखा होगा स्वास्तिक का चिन्ह, ये इन्हीं स्वास्तिक का चिन्ह इस नाजी पार्टी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि वह स्थान जहां मधुमक्खी पालन किया जाता है कहलाता है। आपने देखा होगा कि मधुमक्खी का जो पालन किया जाता है उसे और उस स्थान को हम एपियरीज कहते हैं। उस स्थान को हम लोग एपियरीज के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, एपियरीज। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में दास प्रथा का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि फ्रांस में दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ। दास प्रथा का मतलब है
अब दास प्रथा का सबसे पहले हम लोग मतलब समझेंगे। दास प्रथा का मतलब है कि लोगों को, मानव को खरीद करके और अपने अनुरूप उससे काम करवाना। मतलब ये पहले कई देशों में, मतलब बहुत सारे देशों में ऐसा ही दास प्रथा चला करता था। यहाँ तक कि हमारे भारत में भी दास प्रथा का बहुत बड़ा हब हुआ करता था और धीरे धीरे कई देशों से और हमारे देश से भी इस दास प्रथा का अंत हुआ। तो कहा जाता है कि फ्रांस में दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ? तो दास प्रथा का फ्रांस में जो उन्मूलन हुआ था वह 1848 में अंतिम रूप से उन्मूलन हुआ था। दूसरा अगर हम देखेंगे क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? ये तो सभी लोगों को पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ 1914 से शुरू हुआ था। 1914 से शुरू हुआ और 1918 तक यह युद्ध चला था। मतलब जुलाई में यह शुरू हुआ था, लगभग 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था और नवंबर 1918 में, मतलब 2 नवंबर 1918 तक यह युद्ध चला था। तो आप इस कालखंड को रख सकते हैं, आरंभ 1914 में हुआ था। इसके बहुत सारे तात्कालिक कारण थे, उन तात्कालिक कारणों में नहीं जाएंगे, वो जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई? ये जो संधि थी, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और उसमें प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें दो संघ बने थे, मित्र राष्ट्र बने थे और धुरी राष्ट्र बने थे। मित्र राष्ट्र में फ्रांस और ब्रिटेन और रूस था। रूस, फ्रांस और ब्रिटेन था जिसमें, और एक धुरी राष्ट्र था जिसमें जर्मनी का ग्रुप बना हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध में जब धुरी राष्ट्रों को हराया मित्र राष्ट्र, तो उसमें जर्मनी सबसे मेन था, क्योंकि इसे ही मुख्य रूप से प्रथम विश्व युद्ध में हराया गया था। और जब हराया गया जर्मनी, तो इस पर एक संधि थोपी गई जो वर्साय की संधि कहलाती है। और इस वर्साय की संधि इतनी बड़ी संधि थी कि उस समय की उसकी आर्थिक स्थिति युद्ध में तो ऐसे ही खराब हो गई थी, या ऊपर से जब वर्साय की संधि उस पर थोपी गई तो उसकी स्थिति आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से कई रूपों से प्रभाव डाला था। और उसी में नाजी पार्टी भी खत्म हो गई और हिटलर के हिटलरशाही भी खत्म हो गई थी। तो वर्साय की संधि वो शर्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तिलका मांझी उस समय, तिलका मांझी हो गया, हम बात करेंगे, ये 1750 में इनका जन्म हुआ और बहुत कम उम्र में ये अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। क्योंकि उस समय जंगलों में जब वनवासी लोगों का प्रॉब्लम होना शुरू हुआ अंग्रेजों के द्वारा, उस पर लगाने लाद दी गई, तो काफी लोगों ने इसका विरोध किया और इसी में तिलका मांझी थे। तिलका मांझी ने विरोध किया और विरोध करके इनको फांसी दिया गया अंग्रेजों के द्वारा 1785 ईस्वी में। जन्म 1750 में और फांसी उनको 1785 में दे दिया गया। मतलब 35 वर्ष के उम्र में उनको फांसी दे दी गई थी पकड़ करके। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें ध्यान से देखेंगे।
निम्न में कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? आप लोग जानते हैं चावल का जो प्रमुख उत्पादक है, इसमें ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो चीन, मलेशिया, मिस्र, पाकिस्तान, ये सब चावल के उत्पादक है। लेकिन प्रमुख रूप से इसमें अगर देखा जाए ऑप्शन के हिसाब से, तो इस ऑप्शन के हिसाब से चीन को हम मानेंगे। चीन से भी पहले आप भारत को ले सकते हैं, तो भारत भी है, चीन भी है, मलेशिया भी है, पाकिस्तान भी है, ये सब है चावल के उत्पादक देश हैं, प्रमुख उत्पादक देश है। लेकिन ऑप्शन में चीन है, तो हम चीन पहले मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? तो धुरी राष्ट्र में जर्मनी तो शामिल था, क्योंकि मेन तो यही थे जर्मनी। उसके बाद इटली भी शामिल था, जापान भी शामिल था, तो शामिल कौन नहीं था? तो सोवियत संघ। इस सोवियत संघ को हम रूस के नाम से भी जानते हैं, रूस को ही सोवियत संघ हम लोग कहते हैं। तो जर्मनी शामिल था, इटली शामिल था और जापान शामिल था। शामिल कौन नहीं था? तो सोवियत संघ शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गुप्त संधियों का नीति किसने अपनाई थी? आप सब जानते हैं गुप्त संधियों का नीति बिस्मार्क ने अपनाया था। बिस्मार्क को ही गुप्त संधियों का गुरु कहा जाता है। सबसे पहले इसने ही, गुप्त संधि का मतलब होता है किसी देश से चुपके से हम किसी को बताए, अंदर में हम कोई नीति तैयार कर ले और उन नीतियों को युद्ध में लागू करे, इसे ही कहते हैं गुप्त संधि। तो इस गुप्त संधि करने में बिस्मार्क बहुत आगे था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बीज, उर्वरक, मशीनरी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनाते हैं जिसे कहा जाता है। बीज, उर्वरक, मशीनरी जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली, फार्म प्रणाली, जल प्रणाली, इन सभी, तो इसे हम फार्म प्रणाली के नाम से जानेंगे। इसकी बात करें, बीज, उर्वरक, मशीनरी की अगर हम बात करें तो यह फार्मिंग होता है। जब हम बीज और उर्वरक की बात करते हैं तो आखिर फार्मिंग का मतलब कृषि होता है और वह फार्म प्रणाली कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? इस राष्ट्र संघ के चार्टर जो सदस्य थे उनकी अगर हम बात करें तो ये 42 थे। कितने थे? 42। ये तो सब लोग को याद होगा, 42 थे। हाँ, बाद में लास्ट में 23 बच गए थे, अब शुरुआत में 42 ही थे। नेक्स्ट बात करें, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल होता है। आप लोग जानते ही होंगे कि इसका कार्यकाल 5 साल होता है। 5 साल कहाँ गया? यहाँ 5 साल है, इसकी चिंता करना नहीं है आप लोग। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था? ये भी आप लोग जानते होंगे कि रॉलेट कानून 1919 में कब लागू किया गया था? 1919 में। ये सभी लोग जानते हैं, जिसे रॉलेट एक्ट कहते हैं। मतलब इसको कहा जाता था उस समय कि न इसका दलील होता है, न इसका अपील होता है और न ही इसका कोई वकील होता है। बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का यह मुकदमा था, जिसे बिना आरोप के भी अगर शक के दायरे में उसे जेल में बंद कर दिया जाता था। ये अंग्रेजों का बड़ा कड़ा कानून था और उस समय काफी जो है इसका विरोध हुआ। और इस जब यह लागू हुआ तो उसी समय सैफुद्दीन किचलू थे और डॉक्टर सत्यपाल थे,
इन 2 लोगों को जेल में डाल दिया गया था और उसी के विरोध में पूरे देश में एक आंदोलन, जन आंदोलन खड़ा हो गया और बाद में इस रॉलेट एक्ट को वापस भी लेना पड़ा था। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्न दालों में से एक जो मिट्टी की उर्वरता बहाल करने में मदद नहीं करता है। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि मिट्टी की उर्वरता कायम करने के लिए जो दलहन पौधे होते हैं वह काफी सक्रिय होते हैं। जैसे राइजोबियम नामक जो जीवाणु है वह दलहन पौधों के गांठों में ही होते हैं और वह राइजोबियम मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है। इसमें मूंग भी जो है यह मिट्टी की उर्वरा शक्ति को नाइट्रोजन, वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर के राइजोबियम मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ा देते हैं। चना भी बढ़ा देता है, मटर भी बढ़ा देता है, लेकिन यह अरहर जो है नहीं बढ़ा पाता है। अरहर जो है यह मिट्टी की उर्वरा शक्ति को नहीं बढ़ा पाता है। इसका आंसर अरहर होगा। ये ध्यान रखेंगे, अरहर ही एक ऐसा है जो उर्वरक शक्ति को नहीं बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण है? तो आप लोग सब जानते हैं खरीफ फसल, चावल तो खरीफ फसल में ही आता है। मटर क्या है? रबी फसल है। चना क्या है? रबी फसल है। तो ये सब रबी है। चावल जो है खरीफ फसल का उदाहरण है। इसको आप लोग देख लेंगे, चावल को टिक मारेंगे हम सब, खरीफ फसल है। मतलब इस खरीफ फसल को गर्मा फसल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। वह कौन सा फसल है जो भारत दुनिया में अग्रणी है, मतलब सबसे ज्यादा पैदावार उसका होता है? तो भारत में अगर हम बात करें तो चाय का जो है यह भारत अग्रणी पैदावार करता है। कॉफी तो नहीं करता है, कॉफी ब्राजील जो है अग्रणी है कॉफी में। चाय अपने यहाँ सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है। आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अरेबिका किस्म की कॉफी शुरू में निम्नलिखित में से किस देश से भारत लाई गई थी? अरेबिका कॉफी शुरू में, ये जो कॉफी के जो किस्म होती है, यह कॉफी के किस्म में सबसे टॉप किस्म होता है और थोड़ा महंगा भी होता है। यह भारत में सबसे पहले यमन से लाई गई थी। आप इसको ध्यान रखेंगे कि यमन से यह लाया गया था सबसे पहले, यह यमन से लाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट में से कौन सी फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग की जाती है? चारा मतलब होता है जो जानवरों के खाने के लिए, उसके भोजन और चारे के लिए प्रयोग की जाती है। तो इसमें जानवर चाय तो पीता नहीं है, गेहूं तो महंगा पड़ जाएगा उसको चारे में देने के लिए, ज्वार वो खाता नहीं है। तो मक्का जो है, मकई, जिसको मकई भी हम ग्रामीण भाषा में बोलते हैं, जिसको भुट्टा जो है पका करके लोग खाने का भी काम करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, नमक मर्चा के साथ लोग खाते भी हैं। तो मक्का जो है ये मनुष्य भी खाता है और चारे के रूप में जानवरों को भी दिया जाता है ग्रामीण परिवेश में। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ के एकमात्र महासचिव कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? बताइए भाई, वह कौन थे महासचिव जिनका पद पर रहते हुए मृत्यु हो गया? तो भाई पद पर रहते हुए ट्रिगवेली साहब तो रिटायर किए थे, वो पद पर नहीं थे। यूथार्ट भी जो है रिटायर किए थे। कर्ट वाल्डियम भी जो है रिटायर किए थे। लेकिन जो हैमर स्कोल्ड जो थे, ये हैमर स्कोल्ड जो है यह पद पर रहते हुए डेथ कर गए थे। इनकी मृत्यु पद पर रहते हुए, ये कार्यकाल
पूरा नहीं कर पाए थे। तो इसलिए राइट आंसर हैमरस्कोल्ड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे साइमन कमीशन। क्या क्वेश्चन है? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो भाई साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? आप लोग ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन दिया हुआ है 10 मई 1921, 3 फरवरी 1928, 4 दिसंबर 1922, 6 फरवरी 1929। इसमें ईयर की अगर हम बात करें तो वह 1928 में आया था। यहाँ और ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन एक्यूरेट जो डेट था वह 3 फरवरी 1928 का दिन था, जो भारत में साइमन कमीशन आया था। तो इस साइमन कमीशन भारत क्यों आया? इसका रीजन था कि भारत शासन अधिनियम जो बना था 1919 का, उसमें कहा गया था कि हर 10 वर्ष पे जो भी भारत शासन अधिनियम बना उसकी समीक्षा 10 वर्षों पे की गई, क्योंकि 1909 में भी बना, उसके बाद 1919 में भी बना, फिर बनने की बारी थी तो उसकी समीक्षा की गई। आखिर जो है यहाँ कहाँ कमी क्या रह गई है उसको फिर भारत शासन अधिनियम दूसरा तीसरा जो आएगा उसमें कंप्लीट उसको जो है करना है। तो उसमें देखा गया कि भाई जब 10 वर्ष पूरे हो गए 1919 का, तो 1928 में कमीशन बना करके भेजा गया इंग्लैंड से, और उस कमीशन जब भारत में आया तो यहाँ के लोगों ने इस कमीशन का काफी विरोध किया। कमीशन का विरोध करने का कारण था कि उस कमीशन में भारतीय एक भी नहीं थे, जो भी थे सारे अंग्रेज थे। इसलिए इस कमीशन का विरोध किया गया, क्योंकि हमारी जो समस्याएं थी हमें पता थी अच्छे तरीके से, हमें जरूरत क्या है ये हमें पता था, उन अंग्रेज पदाधिकारियों को पता नहीं था। फिर भी उस कमीशन में उन सभी को रखा गया, और यह कमीशन जहां जहां जांच करने गया सबसे पहले मुंबई गया, और मुंबई जैसे ही यह कमीशन पहुंचा वहां लोगों को काफी विरोध का सामना करना पड़ा उस कमीशन के सदस्यों को। और उस कमीशन के जो अध्यक्ष थे ये साइमन साहब थे। उस कमीशन के जो अध्यक्ष थे साइमन साहब थे। इन्हीं के अध्यक्षता में इस कमीशन का जांच किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? हाँ, इसका नाम तो बड़ा ही फेमस है, अल्लूरी सीताराम राजू। ये साउथ के थे, और इस साउथ के जो थे यह एक श्रमिक नेता थे। क्या थे? यह एक श्रमिक नेता थे, और ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे और आदिवासी नेता थे। क्या थे? यह आदिवासी नेता थे। ये कोई अधिकारी नहीं थे, न संत थे, न उग्रवादी थे, या क्या थे? आंध्र के आदिवासी नेता थे और श्रमिकों के भी नेता थे। ये अल्लूरी सीताराम इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ? ये बड़ा फेमस आंदोलन है। चार्टिस्ट आंदोलन जो है ये बड़ा ही फेमस आंदोलन है इंग्लैंड का। वहां भी आंदोलन हुआ था अंग्रेजों के देश में, इंग्लैंड में। इसको ब्रिटेन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, कहते हैं ब्रिटेन, इंग्लैंड। तो यहाँ एक चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। ये 1838 में हुआ था ये चार्टिस्ट आंदोलन। ये डेट आप इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कब हुआ था, तो 1838 में हुआ था। इस चार्टिस्ट आंदोलन का मतलब क्या था, किस टाइप का आंदोलन था, तो इसके बारे में हम जानेंगे। यह जो गरीब मजदूर थे, जो मध्यम क्लास के लोग थे, ये मजदूरों का बहुत बड़ा आंदोलन था, क्योंकि इन मजदूरों को, इन श्रमिकों को वहां वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। और जब अधिकार नहीं दिया गया था तो वह अपने मन पसंद के
कार्य को नहीं कर पाते थे, जैसा वो चाहते थे, अपने जनप्रतिनिधि नहीं चुन पाते थे, जिसके कारण श्रमिकों का वहां एक बहुत बड़ा आंदोलन लोगों को झेलना पड़ा था। तो ये चार्चिस्ट आंदोलन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुआ? हाँ, लंदन, मतलब कि लंदन में जो ये अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा था यह कब लागू हुआ? ये सभी लोगों को पता होगा कि यह 1870 में यह लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1870 में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक शिक्षा कानून 1870। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया था लंदन में? तो 1870 में। अगला क्वेश्चन है, बंबई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? हाँ भाई, ये तो आप लोग जब बंबई गए होंगे, आप लोगों में से कोई, तो वहां रहने का जो इमारत है, जैसे जो यहाँ से बिहार से, उत्तर प्रदेश से, उड़ीसा से, दिल्ली से जो भी लोग वहां कमाने के लिए मुंबई जाते हैं, मध्यम क्लास के लोग, गरीब परिवार के लोग, तो वहां एक प्रकार की इमारत थी, इमारत है, और उसी इमारत में ये लोग रहते हैं। मतलब वह इमारत जो है किफायती है, सस्ता सुविधा में आपको एक अच्छा रहने का जगह मिल जाता था। उसमें एक ही बिल्डिंग में कई छोटे छोटे रूमों को तैयार किया जाता था, जिसको हम चौल कहते हैं। क्या कहते हैं? ये बड़ा ही फेमस नाम है मुंबई में, महाराष्ट्र में, अधिकतर मुंबई में, क्योंकि उस नगरी में महंगा शहर है और महंगे शहर में मजदूरों को रहना बड़ा कठिन है, क्योंकि आमदनी तो कम है लेकिन रहना और भोजन करना थोड़ा वहां महंगा है, जिसके कारण एक बिल्डिंग का इजाद किया गया जो चौल के नाम से जाना जाता है। और इसी चौल में काफी संख्या में मजदूर वहां रहा करते हैं। मतलब इसको कहा जा सकता है एक बहुमंजिली इमारत। क्या कहा? ये बहुमंजिली इमारत क्या कहा जाता है? इसका नाम यही है, ठीक है, बहुमंजिली इमारत। क्वेश्चन ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, मेहनत करेंगे, निश्चित रूप से आपका रिजल्ट आएगा। अब मेहनत नहीं करेंगे, जिनको लगता है कि नहीं सूतल बाड़ी बियाह होता तो न है संभव, इसलिए जगे रहिए, क्योंकि आपके पास अब समय नहीं है, समय समाप्त है। बस 2 महीने में आपका सब कुछ हो जाना है, फॉर्म भी भरा जाएगा, आपका एग्जाम भी ले लिया जाएगा, रिजल्ट भी दे दिया जाएगा, और जस्ट उसी के बाद बीपीएससी 4.0 आ जाएगा और इसमें बैठने के आप काबिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि अपने आप हो जाएगा, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। देखिए कितना सस्ता सस्ता क्वेश्चन आया हुआ है, महंगा क्वेश्चन है? कोई भी महंगा क्वेश्चन नहीं है। ये चौल कौन नहीं जानता है? बंबई जो गया होगा वो नहीं जानेगा कि बहुमंजिली इमारत है, और इसी इमारत में, इसी चौल में जो है मजदूर गरीब रहते हैं। ये आसान है, किसी मजदूर से भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको बता देगा कि भाई चौल क्या है। आप तो पढ़े लिखे हैं, इसलिए ये सब ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू देखो, भारत में क्या क्वेश्चन है? भारत में पहली बार कब और कहां धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था? हाँ, देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। पहली बार धुआं निरोधक कानून कहां लागू किया गया था? तो सबको पता है, कलकत्ता शहर में। ठीक है, कलकत्ता शहर में सबसे पहले
धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था। ठीक है, और वह साल था 1863 का साल था। कब था? 1863 में कलकत्ता शहर में यह कानून लागू किया गया था, क्योंकि उस समय बहुत धीरे धीरे फैक्ट्रियां लग रही थी, घरों के धुएं थे, फैक्ट्रियों के धुएं थे, जिसके कारण वायुमंडल थोड़ा सा अशुद्ध हो रहा था, और उस अशुद्धता को दूर करने के लिए, कम करने के लिए एक कानून लाया गया था, धुआं निरोधक कानून। और उस कानून को 1863 में लाया गया और सबसे पहले कलकत्ता में इसको लागू किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने और कब किया? देखिए भाई, भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण का सबसे पहले मतलब समझिए। भूमंडलीकरण का मतलब है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब है कि आप दुनिया से कनेक्ट होना। भूमंडलीकरण का मतलब है कि आर्थिक रूप से जो भी देश हैं एक दूसरे को जानना, उससे संबंध बनाना और अपने देश के आर्थिक परिस्थितियों को नई ऊंचाई तक ले जाना, ये भूमंडलीकरण का मतलब है। अभी जो है, अभी का जो समय चल रहा है, यह भूमंडलीकरण का समय चल रहा है। जो देश दुनिया के अन्य देशों के साथ कदम से कदम नहीं मिलाकर चल पा रहा है, उससे व्यापार उसका नहीं हो पा रहा है, उस देश का आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुका है, वह देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसलिए भूमंडलीकरण देशों के लिए काफी जरूरी है, एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए। और जॉन विलियमसन साहब, मतलब जॉन विलियम्स भी कह सकते हैं, जॉन विलियम्स साहब 1990 में यह भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किया था। ये शब्द किनके थे? भूमंडलीकरण, तो जॉन विलियमसन का। और यह कब दिया इन्होंने? तो 1990 में दिया था। देखो बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन आता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, थोड़ा सा मेहनत हो जाएगा, आपका अच्छा से अच्छा क्वेश्चन कितना भी अच्छा आ जाए आप उसको बना लेंगे। इसलिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए, डेली 2 घंटा आप देख लीजिए। आप इस चैनल को, इसी चैनल से आपका जो है ये स्टेट हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। जितना हम बता रहे हैं, जितना हम समझा रहे हैं, आप उतना कर लीजिए, आपका निश्चित ये स्टेट हो जाएगा। चाहे आप 11-12 हो, चाहे 9th-10th हो। अभी बेसिकली हम 9th-10th ले रहे हैं, इसके बाद 11-12 का भी आएगा। इसलिए आप इतना कर ले, आपका ए स्टेट में सिलेक्शन तय है। अब आप चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लेंगे, अपने दोस्तों को आप इसका लिंक भेज दीजिए और उस लिंक को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो आपको लाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर का वीडियो आया है। इसलिए आप सब्सक्राइब तो हर हाल में कर लीजिए। इससे आप ही को केवल फायदा नहीं होगा, आप अपने दोस्त का भी फायदा कराइए। आप अपने स्कूलों में जहाँ तैयारी हो रहा है वहाँ हर जगह जो भी लगे हुए हैं स्टेट की तैयारी में, सभी लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, तभी सबका कल्याण होगा। अगर चाहते हैं कि हाँ दोस्त का भी हो तो दोस्त को जो है आप मदद कीजिए। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई? मतलब एशियाई विकास, मतलब इस बैंक का मतलब था कि एशिया के अंदर पड़ने वाले जितने भी देश हैं उन देशों की आर्थिक परिस्थितियों को हम मजबूत कैसे करें, इस दृष्टि को देखते हुए एक एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई और यह दिसंबर 1966 में यह स्थापना किया गया, जो आज तक यह एशियाई विकास बैंक है। और इसकी जो है मेन हेड
क्वार्टर जो है मनीला में है। यह मनीला में स्थापित है, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, और वही जो है यह स्थापित हुआ दिसंबर 1966 में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डाटाबेस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप याद ही करेंगे क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं कि आपको हम बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई थी? हाँ, उस समय छपाई होता था और हर देशों में यह छपाई था नहीं, तो उस समय जब जापान में छपाई शुरू किया गया तो कौन लाया था? उस समय चीनी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा यह लाया गया था जापान में। 8वीं सदी के उत्तरार्ध में लाया गया था यह चीनी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा छपाई का टेक्निक। क्या लाया था? छपाई का टेक्निक लाया गया था। और उस समय बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं का, मतलब बौद्ध धर्म का बहुत सारा पुस्तक जो है छपा था इस जापान में, और यह लाया था चीन के बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लाया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे देखेंगे, भारतीय भूभाग विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मतलब इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमारा जो विश्व है, इस पूरे विश्व का कितना प्रतिशत, कितना, हमारा देश कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में, मतलब यही ना है, और उत्तरी गोलार्ध के कहाँ है? पूर्वी हिस्से में है। तो जहां पर हमारा देश है भारत, वहां पूरे ये पृथ्वी का कितना प्रतिशत वह भाग है? हमारा देश पूरे दुनिया में 7वां सबसे बड़ा देश है। कैमा? 7वां, मतलब हमसे बड़ा 6 देश और हैं, और हमारा नंबर आता है 7वां नंबर। और पूरे दुनिया में अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में हमारा देश नंबर 1 आता है। पहले तो दूसरा था, पहले चीन की बारी थी, लेकिन अब वर्तमान परिदृश्य में हमारी जो परिस्थिति हो गई है जनसंख्या के मामले में, पूरे दुनिया में नंबर 1। और सब चीजों में नंबर 1 हम रहे या ना रहे, लेकिन जनसंख्या में तो सबसे नंबर 1 है, और यह गर्व की बात है कि हम सबसे आगे हैं। दूसरी बात, कितना प्रतिशत है? तो ये 2.4 है। ठीक है, ये डाटा है 2.4%। पूरे दुनिया का जो हिस्सा है भारत का, वह 2.4% है। ठीक है, इसको 2.40 भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो 2.4 ये डायरेक्ट डाटा आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? हाँ, आप लोग अभी गर्मी का छुट्टी हुआ है, विद्यालयों में आप लोग घूमने जाना है तो आप लोग चले जाइए सिक्किम, गंगटोक चले जाइए, और उसी राज्य में सिक्किम में ही यह नाथुला है। ठीक है, यह चाइना का बॉर्डर है नाथुला, यह सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि इस सब क्वेश्चन में कुछ समझाने का है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, शिव समुद्रम बड़ा फेमस नाम है। देखिए, जब हम एग्जाम दिए थे स्टेट का तो यही क्वेश्चन आया था। शिव समुद्रम 11 में, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अरे भैया, कावेरी नदी पर है। ठीक है, शिव समुद्रम, यह कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है। जलप्रपात का मतलब होता है झरना, मतलब ऊंचे पहाड़ियों से जो पानी गिरता है और नीचे लोग नहाते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, उसी को हम लोग जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, तो जलप्रपात यह कावेरी नदी पर है, और यह शिव समुद्रम नाम है इसका। क्या नाम है? शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट बात करें,
निम्न में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? अमरकंटक किसका नहीं है भाई? तो अमरकंटक देखिए किसका नहीं है। नर्मदा, ताप्ती, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कावेरी। अमरकंटक नहीं है। निम्न में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? क्वेश्चन में तो कुछ गड़बड़ी लग रहा है, ये आप सुधार कर लीजिए। अमरकंटक है, इसको हटा दीजिए, नहीं शब्द हटा दीजिए। निम्न में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक है? तो अमरकंटक से नर्मदा निकलती है, ठीक है, नर्मदा और सोन भी निकलती है। ये दो नदियां जो है नर्मदा और सोन निकलती है, और इसके साथ एक जोजिला नदी भी है, ठीक है, जोजिला भी निकलती है। ये तीन नदियां मुख्य रूप से अमरकंटक से निकलती है, नर्मदा, सोन और जोजिला, ठीक है, तीन नदियां। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जन घनत्व है? अरे भैया ये तो क्वेश्चन आप जानते ही हैं। बिहार का जो घनत्व है, जो 2011 का जनसंख्या जनगणना हुआ था, उसमें बिहार जो है सर्वाधिक घनत्व है। जन घनत्व मतलब व्यक्ति घनत्व, ठीक है, और बिहार इसमें क्या था? नंबर 1 था। बिहार नंबर 1 था जन घनत्व में। और इस टिक कर सकते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जन घनत्व है? तो बिहार में सर्वाधिक जन घनत्व है। और बिहार के किस जिला में सबसे ज्यादा घनत्व है? तो वह है शिवहर जिला में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस जिले में सबसे ज्यादा घनत्व है, मतलब व्यक्ति का घर जो है नजदीक नजदीक, मतलब ज्यादा कहाँ है, मतलब पैक्ड। एक होता है ना घनत्व का मतलब हुआ एक विरल घनत्व, एक आदमी यहाँ, एक आदमी यहाँ, एक आदमी यहाँ, एक आदमी यहाँ रह रहा है, तो ये हुआ विरल। आज नजदीक नजदीक जो आदमी रहता है वह जन घनत्व जो कहलाता है कि भाई यहाँ बहुत ज्यादा जनसंख्या है, जगह कम है लेकिन आदमी क्या है? ज्यादा है। तो वही हाल शिवहर का है कि जिला छोटा है लेकिन आदमी बहुत ज्यादा यहाँ रहता है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम मॉनसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया? अरे तो भैया आप लोग जानते ही हैं कि अरब जो देश था वहां नाविक बहुत रहता था। अरब जो है खोज में सबसे आगे था, मतलब कोई भी देश कहाँ स्थित है इस दुनिया में यह पता करने में अरब का नाविक जो था वह बहुत तेज था। और वही जो है, जो ये मानसून शब्द है ये अरबी शब्द है। कौन सा शब्द है? अरबी शब्द है मानसून। अरब के लोगों ने ही यह मानसून शब्द का इजाद किया था, ठीक है। तो सबसे पहले मानसून का प्रयोग कौन किया? तो अरब के नाविकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो मानस तो भाई कहाँ है? असम में। मानस वन्य जीव अभयारण्य याद करने की चीज है, ठीक है। यह जो है जिम कार्बेट कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। ये बहुत सारा एक लिस्ट हम आपको लिखा देंगे, वो सब आप याद कर लेंगे। बिना याद किए इसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है। असम में जो है मानस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, रबर किस प्रकार के वनस्पति की श्रेणी में आता है? रबर बताइए आप लोग। रबर जो श्रेणी में आता है यह उष्णकटिबंधीय है। क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है रबर। अपने केरल में सबसे ज्यादा होता है रबर का। कहाँ होता है? केरल में सबसे ज्यादा होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और ये देखा जाए तो विदेशों में भी बहुत होता है, अमेरिका में जो होता है, दक्षिण अमेरिका में भी बहुत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, सिनकोना वृक्ष पाए जाने वाले क्षेत्र में वर्षा होती है।
सिनकोना, ठीक है। ये सिनकोना जो है इसी के छाल से जो है आप मलेरिया का भी इलाज करते हैं, ठीक है। तो इस सिनकोना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इससे दवाई भी बनता है, ठीक है, मलेरिया का दवाई बनता है। और यहाँ जो है बात करें हम तो वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए इस क्षेत्र में, ठीक है, तब जाकर के यह सिनकोना उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो हम, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, ये भी जो है अधूरा क्वेश्चन है। श्रीलंका का पुरानी राजधानी या नया राजधानी? अगर नई राजधानी की अगर हम बात करेंगे अभी वर्तमान में, तो इसकी जो राजधानी है वह कोलंबो में है। कहाँ है? कोलंबो में। अगर हम पुरानी राजधानी की बात करें तो श्री जयवर्धनापुरा में है। कहाँ है? श्री जयवर्धनपुरा में है। और यह 8वीं सदी में, यह कब था? 8वीं सदी में, जब वहाँ राजा का शासन हुआ करता था, तो उस समय वहाँ की राजधानी 8वीं सदी में है। क्वेश्चन में दे देगा कि श्रीलंका की पुरानी राजधानी या नई राजधानी। नई राजधानी तो पूछेगा नहीं, क्योंकि चालाक है क्वेश्चन सेटर। करता क्या है? चालाक है, कहेगा सब राजधानी रट के बैठल है। तो इससे आपको ये नहीं पूछेगा ये पुराना, आप याद रखेंगे श्री जयवर्धनपुरा में इसकी पुरानी राजधानी है। भूटान के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वन आच्छादित है? मतलब भूटान तो पूरा समझिए जंगले है। क्या है? जंगल है। वहां लगभग 70% जो है वन आच्छादित है। क्या है? 70% जो क्षेत्र है वह वनों से ढका हुआ है भूटान। और आज भी वहां क्या है? भूटान नरेश, मतलब भूटान के राजा का वहां शासन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिएगा तभी रिजल्ट आएगा। आप 2 महीना पूरा एकदम अपने आप को सिस्टमेटिक कर लीजिए, फेसबुक की सब छोड़ दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा आप जो है बाहरी दुनिया से अलग हो जाइए, तभी आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका जीवन धन्य हो जाएगा। सरकारी नौकरी ले लीजिए, टेंशन आपको खत्म, क्योंकि यह मौका है। लास्ट 4.0 होना है। क्या होना है? 4.0 होना है। अब इसके बाद हमें नहीं लगता है कि कोई वैकेंसी शिक्षकों की आएगी। यह लास्ट वैकेंसी है, इसको आप जो है ले लीजिए 4.0। ये आप हो जाएगा तो आप टीचर बन जाएंगे, और उससे पहले स्टेट चाहिए ही। तो इसलिए आप बिना टेंशन का तैयारी कीजिए हमारे साथ। हम हैं तो टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। हम नहीं रहे तब टेंशन है। इसलिए आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। रिजल्ट देना हमारा काम है, मेहनत करना आपका काम, और रिजल्ट देना मेरा काम है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश का है? अरे भैया अभी न बताए हैं, भारत जो है सीना तान के खड़ा है। अभी तो मोदी जी पहले करते थे 125 करोड़ देशवासियों, उसके बाद फिर चुनाव में कहने लगे 140 करोड़ देशवासियों। अब जो चुनाव आ रहा है कहेंगे 150 करोड़ देशवासी, प्रिय देशवासी। तो इसलिए बड़ी तेजी से जनसंख्या हमारे देश का बढ़ रहा है। ये कितना दिल खुश करने वाला न्यूज है। तो इसलिए पहले अगर इसी का आंसर आता तो क्या आता? चीन आता। लेकिन अब यह लिस्ट से हमारे पीछे हो गया है। अब आ गया है दूसरा नंबर पर वो, अब पहला नंबर पर भारत। जनसंख्या विस्फोट हो रहा है भारत में। अगला क्वेश्चन देखिए, पोखरा किस देश में स्थित नगर है? अरे पोखर नहीं, तालाब की बात नहीं हो रही है, ये पोखर नेपाल में है। ये जगह है पोखरा, ठीक है। ये बड़ा रमणीय जगह है, जाना है, शादी विवाह होगा तो इस जगह पर जाइएगा पत्नी के साथ, बाल बच्चों के साथ,
तो ये घूमने वाला जगह है, दिल खुश कर देगा। एक दो बार हम भी गए हुए हैं, बड़ा पहाड़ी इलाका है, इसलिए इस जगह पर जाइए। कहाँ है? नेपाल में। बस हमारा पड़ोसी नेपाल बगल में ही है, नेपाल। वहां आराम से बस जाती है, बस से आप पोखरा पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़े को क्या कहा जाता है? तो क्षेत्र में जाइएगा तो भाई धरातले आंकड़ा ना आपको मिलेगा। अब ऑफिस में बैठ करके कोई आंकड़ा तैयार कीजिए, क्षेत्र में जाके जाइए, ग्राउंड पे जाइए, तो ग्राउंड पे जाइएगा तो रियल आंकड़ा मिलेगा। और रियल आंकड़ा का मतलब होता है वो प्राथमिक आंकड़ा। क्या होता है? प्राथमिक आंकड़ा। मतलब फर्स्ट आंकड़ा जो होता है वह क्षेत्र में जाकर के ही मिलता है। ऑफिस में आप जाइएगा तो गड़बड़ सड़बड़ आंकड़ा आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई साहब, भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेवार कौन सी गैस थी? हाँ, ये तो बड़ी खतरनाक कांड हुआ था भाई साहब। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। और यह गैस जो था मिथाइल, एक मिनट बताते हैं आपको, MIC गैस को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? MIC मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइड, शॉर्टकट में याद रखेंगे MIC। ठीक है, कहाँ है ऑप्शन भैया? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड यहाँ है। ये इसको लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। लाफिंग गैस का मतलब हंसने वाली गैस, हंसाने वाली गैस, मतलब जो हंसा दे। तो एक बार इसी भोपाल में, भोपाल गैस त्रासदी जो है, इसी भोपाल में एक कंपनी थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो हम लोग जानेंगे कि भाई नाइट्रस जो ऑक्साइड होता है इसी को हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं। ठीक है, लाफिंग गैस लिख दीजिए यहाँ, लाफिंग गैस। लाफिंग गैस मतलब हंसने हंसाने वाली गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको कर लेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ है भोपाल गैस त्रासदी। तो मिथाइल आइसो जो साइनाइड था, ये लीक हो गया था उस कंपनी से, उस फैक्ट्री से। रात में इसका बॉयलर फट गया, और जब बॉयलर फट गया तो ये सारे गैस रिलीज होने लगे पूरे क्षेत्र में। और जितना इसके इलाके में जो जनसंख्या थी वह रात में दम घुटने लगी, और दम घुटने के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। और यह त्रासदी बड़ी भयानक राष्ट्रीय त्रासदी के रूप में भी आया था, और इस पर जांच भी हुआ था और सजा भी मिला उस फैक्ट्री वाले को। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस त्रासदी में लीक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग लाफिंग गैस कहते हैं। एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तैयार हो रहा है। ऐसा मत समझिए कि आप एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं। एक क्वेश्चन में हमने 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बता रहा है, ये क्वेश्चन के रूप में भी आपके सामने आ सकता है। अब नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो आप लोग तो जान ही रहे हैं, गुजरात में। ठीक है, वो एक महिला थी नर्मदा बचाओ आंदोलन, और उसने जो है इस आंदोलन को लीड किया था। क्या किया था? लीड किया था वह सरदार सरोवर बांध। मतलब उनका कहना था कि यह बांध बन जाएगा तो किसानों को बहुत दिक्कत होगी, सिंचाई से लेकर के इनके खेत जो है एकदम सूखे पड़ जाएंगे। इसलिए इस बांध बनाने के लिए न बने वह बांध, इसलिए उसने विरोध किया और आंदोलन किया, और उसी को हम लोग नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में श्वेत क्रांति के पिता कौन थे? तो श्वेत क्रांति का मतलब आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है।
दूध से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? दूध से। मतलब देश में मिल्क का उत्पादन बढ़े कैसे, ठीक है। तो हर चीज का एक क्रांति, रिवॉल्यूशन हुआ था इस देश के अंदर। और हर, ये श्वेत क्रांति है, पीली क्रांति है। पीली क्रांति का मतलब हो गया कि जो दाल जो होता है, सरसों जो होता है, इसका इजाफा कैसे हो देश के अंदर, इसका जो है उत्पादन बढ़े कैसे, तो पीली क्रांति हुआ। गुलाबी क्रांति जो है मीट के उत्पादन में बढ़े कैसे, मीट के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हुआ। भूरी क्रांति जो है खाद को बढ़ाने के लिए किया गया कि नई नई किस्म का खाद आए, बीज आए, ताकि जो है उन्नत किसान बन सके और खेती जो है आगे बढ़ सके, उसके लिए आया। मतलब कई तरह की क्रांतियां आई थी और इन क्रांतियों को उनके रंगों के हिसाब से बांटा गया था। उसी में भारत में श्वेत क्रांति आया था और यह वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में यह श्वेत क्रांति हुआ, ताकि देश के अंदर दूध का उत्पादन, मतलब पशुपालन को कैसे बढ़ाया जा सके, उस क्षेत्र में कैसे तरक्की किया जा सके, इसके लिए वर्गीज कुरियन साहब ने इस आंदोलन को लीड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, एक देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न है। मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही, देखिए इसका शॉर्टकट है, ये आपको घर से ही जो है आपको हम ये दे देते हैं कि आखिर जो है इसका रेशियो क्या होगा। 1 सेंटीमीटर इज टू 1 किलोमीटर का यह रेशियो क्या होगा, ये घर से बना लेंगे। इसका हम शॉर्टकट ऐसे हिंट्स आपको हम दे देते हैं। मतलब आप चेंज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा बच्चा में कि किलो, हेक्टो, डेका, लीटर, डेसी, सेंटी, मिली, मतलब मिलीलीटर। किलो, हेक्टो, डेका, लीटर, डेसी, सेंटी, मिली। आप इसको चेंज एक दूसरे में कर सकते हैं। सेंटी को अगर चेंज करना है किलो में तो आप भाग दे दीजिए, और किलो को अगर सेंटी में बदलना है तो आप गुना कर दीजिए। जितने जीरो पड़ेंगे, अगर किलो को अगर सेंटी में बदलना है, 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो इसका मतलब हो गया एक, आइए सबके जगह पर जीरो दे दीजिए, ठीक है। तो 2, 4, 5 जीरो पड़ गया, तो मतलब 1 किलो बराबर इतना सेंटीमीटर हो गया। उधर से लाना है तो आप भाग कर दीजिए। इस तरह इस क्वेश्चन को आप घर से बनाकर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।